सन्नाटा, तुम्हारे इतने बाल है कि जितना मेरा और भूमि का भी नहीं है। चोटी बनाकर फूल लगा दूं तो बहुत प्यारे लगोगी। तुम्हारी शादी होकर एक बेटा भी है। बूढ़ी औरत, मेरे साथ छेड़खानी मत करो और मेरा मूड खराब मत करो। चलो जाओ। इसी बीच लौकी और काकी वहाँ पहुँचे। क्या बात है, तुम लोग काफी जोश में हो। हमें भी अपने फ्लर्टिंग के बारे में भी बताओ। वो तो हमेशा चलता रहता है काकी। परसों तुमने अंधे पुट्टी की कहानी सुनाई थी, आज रात हमको चंद्रा कौवे की कहानी सुनाओ ना। ठीक है, बताती हूँ, सुनो। आज भी जो कोई कोमरपुर गांव की भी सीमा से आगे जाना चाहता है, उसके दिल धड़कन तेज हो जाती है। कारण उस जमाने के लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये सब कुछ साल पहले एक आधी रात को शुरू हुआ था। जो गांव दिखाई दे रहा है उसका नाम कोमरपुर है। आधी रात हो चुकी थी, पूरा गांव सुनसान था। कोहरे ने गांव को ढक लिया था। झन झन की नूपुरों की आवाज सुनसान गलियों में गूंज रही थी। उस आवाज से गली के कुत्ते डर के मारे छिपे हुए थे। बिल्ली के बच्चे अंधेरे में भाग रहे हैं। घर में जलाए गए दीपक उन नूपुरों के आवाज से टिमटिमा रहे हैं। पूरे गांव में नूपुरों की आवाज घूमते घूमते गांव के बाहर स्थित अकेले घर के पास वे पैर गायब हो गए हैं। उन नूपुरों की आवाज भी बंद हो गई है। 100 वर्षीय चंदर दादाजी बिना छड़ी के नहीं चल सकते, वो भी बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन चंदर दादाजी की बुद्धि पारे से भी तेज है। यही कारण है कि गांव और आसपास के लोग चंदर दादाजी की बुद्धिमत्ता और चतुर निर्णय की प्रशंसा करते हैं। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। चंदर दादाजी कौवे को दाना खिला रहा था। कौवा दाना खाकर चंदर दादाजी के कंधे पर उछलने लगा और उनके बगल में बैठ गया। इसी बीच कुछ लोग दादाजी के पास आए। दादाजी, आपको ही इन दोनों का झगड़ा सुलझाना होगा। वे दोनों बहस कर रहे हैं और एक दूसरे को कोस रहे हैं। मूंगफली का एक बस्ता गायब हो गया है। हमारे पिछवाड़े में मैंने चुटकी को घूमते देखा। जरूर इसी ने उस बस्ते को चुराया होगा। मेरी बेटी की कसम, मैंने चोरी नहीं की। जब भी इनके घर कुछ चोरी होता है तो इनके पड़ोस में रहने के कारण मुझे दोषी ठहराती हैं। दादाजी, ये दोनों सुबह से लड़ रहे हैं। आपको इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं अपने घर की सारी मूंगफली को टोकरी में भरकर ले आऊंगी। और मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाना। एक बस्ता फलियां बेचने के लिए रखी थी। उसके अलावा बस ये छोटी टोकरी फलियां बची हैं। इसका मैं क्या करूं? इन्हें भी ले जाओ। मैं समझ लूंगी कि पूरी फसल चोरी हो गई है। चंदर दादाजी ने दोनों टोकरियों से मुट्ठी भर मूंगफली ली। उन्हें अलग अलग सूंघा। लक्ष्मी ताई के टोकरी की मूंगफली छीलकर खा लिया। फिर चुटकी के टोकरी से एक मूंगफली छीलकर खाया। तब भी लक्ष्मी ताई और चुटकी एक दूसरे से बहस कर रही थी। क्या तुम 1 मिनट के लिए बहस करना बंद करोगे? लक्ष्मी ताई, आप जो मूंगफली लाई हो नई है, उन्हें एक दिन धूप में सुखाया गया है। चुटकी, तुमने जो मूंगफली लाई है उसमें धुएं जैसी गंध आ रही है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे रसोई घर में बहुत समय से पड़े हैं। ये सुनकर दोनों ने सिर झुका लिया। ये दोनों एक ही फसल के नहीं हैं और उसमें दोनों समूहों को एक साथ रख दिया। अब देखो, अब मैं भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। अगर 2 अलग अलग घरों के फलियां इतनी आसानी से एक साथ मिल सकते हैं। लक्ष्मी ताई उन शब्दों को समझ गई। तो तुम दोनों जो एक दूसरे के बगल में रहती हो, कितना अच्छा होगा अगर तुम दोनों एक साथ रहो। एक अमीर महिला सिर्फ मुट्ठी भर मूंगफली खो जाने से गरीब नहीं हो जाती।
लेकिन एक कठोर शब्द दोस्ती को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। लक्ष्मी ताई उन शब्दों को समझ गई। उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने अपने टोकरी लेकर चले गए। सभी ने चंदर दादाजी को उनके अक्लमंदी के लिए बधाई दी और चले गए। चंदर दादाजी आगे चलते रहे तो उनके पीछे कौवा उड़ते जा रहा था। चंदर दादाजी के पोते अमर बाबू ने खेत गहन लेकर धूप और बारिश में कड़ी मेहनत कर रहा था। अमर बाबू की पत्नी भी अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी। उनकी एक 6 साल की बेटी थी। एक दिन चंदर दादाजी गांव के बीचों बीच एक पत्थर पर अकेले बैठे थे। कौवा चंदर दादाजी के सिर पर बैठा जुएं निकाल रहा था। किसी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। मैंने इससे पहले कभी इतनी अजीब चीज नहीं देखी। एक कौवा एक आदमी का जुआ निकाल रहा है। उस दादाजी का नाम चंदर है। 10 साल पहले जब उनकी पत्नी मालती की मृत्यु हुई तो उन्होंने कब्र के पास पिंड रखा, तो एक भी पक्षी ने उस पिंड को नहीं खाया। कम से कम उस पत्ते पर भी नहीं बैठा। जब वे उदास महसूस कर रहे थे तो कहीं से एक कौवा आया। उसने पूरा पिंड खा लिया और चंदर दादाजी के कंधे पर आकर बैठ गया। वो बहुत प्यार से अपनी चोंच से दादाजी के गाल को सहला रहा था। दादाजी ने उस कौवे को देखकर, ये मेरी पत्नी मालती है, वो कौवे के रूप में मेरे पास आई है। वो बहुत खुश हो गया। तब से गांव में सभी लोग उसे मजाक में दादाजी को चंदर कौवा कहते थे। ऐसा क्या? दादाजी की कहानी अजीब है ना? इतना ही नहीं, दादाजी बहुत होशियार है। वे किसी भी जटिल समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस बीच वहाँ बुक्का लाल एक बकरी लेकर दादा के पास आया। दादाजी, मेरी बकरी रात होते ही भयंकर रूप से चिल्लाती है। मुझे डर है कि कहीं उस पर भूत सवार है। आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि उसकी आंखें चमक रही है, उसके गले में जीरा है, किसी ने उसके साथ जादू टोना किया होगा कह रहे हैं। ये सुनकर कौवा चिल्ला रहा था। चिल्लाओ मत मालती, चुप हो जाओ। जैसे ही चंदर दादाजी ने चुप हो जाओ कहा, वो रुक गई। चंदर दादाजी बकरे की सिर को सहलाते हुए गला, मुंह, आंखें सब देख रहे थे। क्या तुम इसे रात में खाने के लिए कुछ दे रहे हो? नहीं चंदर दादाजी, इस पर किसी भूत वूत का साया नहीं है। ये गर्भवती है, इसलिए भूख ज्यादा होगी। कोई भी जानवर भूख लगने पर धीरे से नहीं चिल्लाएगा, जोर से ही चिल्लाएगा। इसके खाने के लिए इसके पास रात के समय थोड़ी घास रख दो तो ये रात में नहीं चिल्लाएगी। तुम्हारी बकरी इसलिए नहीं रो रही कि इस पर कोई भूत का साया है, बस भूखी है। आसपास के गांव वाले हंस पड़े। बुक्का लाल ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मिंदा महसूस किया। दादाजी, इस बार भी पूरी फसल बेचने पर भी ज्यादा पैसे नहीं बचे। पिताजी के कर्ज की वजह से खेत बेच दिया। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, क्या हम शहर चले जाएंगे? जब तक मैं जीवित हूँ इस घर की रक्षा करता रहूंगा, जैसा मैंने तुम्हारी नानी से वादा किया था। कृपा करके इस उम्र में मुझे परेशान मत करो पोते। मेरे मरने के बाद चाहो तो अपनी पसंद से गांव चले जाओ, लेकिन इस घर को किसी भी हालत में मत बेचना। ऐसा कहकर दादाजी धीरे धीरे पैर घसीटते हुए खेत की ओर चले गए। उनके पीछे कौवा भी उड़ता हुआ आया। पेड़ के नीचे बैठकर कौवे से कुछ बातें कर रहे थे। वहाँ 2 भाई जग्गू और सोमू एक दूसरे पर चिल्लाते हुए आ रहे थे। जब पिताजी जीवित थे तभी उन्होंने बताया था कि ये जगह मेरी है। नहीं, पिताजी ने ये हिस्सा मुझे दिया था। जब वे दोनों खेत में चिल्ला रहे थे तो चंदर दादाजी उनके बीच जाकर क्या हुआ विवरण पूछा। उनसे पूछने पर उन दोनों ने अपने खेत के झगड़े के बारे में बताकर उन दोनों के खेतों के बीच उस छोटे से जमीन के टुकड़े को दोनों अपना कहकर लड़ रहे थे। चंदर दादाजी ने दोनों के पैरों की ओर देखा। दोनों के पैर कीचड़ में थे।
सीमा के पत्थर को देखा तो वो एक तरफ सरका हुआ था। इस सीमा के पत्थर को कब सरकाया गया? दोनों ने सिर झुका लिया। दादाजी ने उस सीमा के पत्थर के पास से एक रेखा खींची। तुम दोनों के पैरों को देखकर ही समझ आ रहा है कि तुम दोनों खेतों में कड़ी मेहनत करते हो। जमीन पर भरोसा करने वाला कभी हारता नहीं। तुम दोनों ने अपने पिता द्वारा रखा गया सीमा के पत्थर को सरका कर गलती की है। हो सकता है कि उनकी खींची हुई सीमा उनके साथ ही नष्ट हो जाए, लेकिन अगर सगे भाई जमीन के लिए ऐसे लड़ेंगे तो ये धरती माँ भी तुम्हें नहीं अपनाएगी। मेरा छोटा भाई ही तो है, छोटा 1 रुपया ज्यादा खाने में क्या बुराई है, ऐसा बड़ा भाई सोचता है। बड़े भाई है तो पिताजी के बाद पिता समान मुझसे 1 रुपया ज्यादा खाने में क्या बुराई है। छोटे भाई ने ऐसा सोचा होता तो बस बात खत्म। तुम दोनों को इसके लिए इतना झगड़ा क्यों करना? ऐसा कहते ही दोनों भाइयों ने अपना सिर झुका लिया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दादाजी से फिर कभी इस तरह लड़ाई न करने की कसम खाई और चले गए। शाम का समय था। दोनों भाई चावल की एक बोरी लेकर आए और उसे दादाजी को उपहार स्वरूप देकर चले गए। एक दिन दोपहर को कौवा भयंकर रूप से चिल्ला रही थी। वो अपने छोटे छोटे पैरों से घर के पीछे एक गड्ढा खोद रही थी। वो चंदर दादाजी को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन दादाजी कुछ समझ नहीं रहे थे। क्या बात है मालती, कुछ बताना चाह रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें क्या चाहिए? कौवा काव काव करता रहा। आधी रात हो चुकी थी। घुंघरू की आवाज सुनकर गांव वाले डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। काले घुंघरू वाले पैरों को चलते हुए ग्राम प्रधान ने देखा और बाहर आकर देखा तो पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने घर की खिड़की से बाहर देखा तो मुझे काले पैर दिखाई दिए। जब मैं बाहर आया तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन गली से घुंघरू की आवाज गूंज रही थी। उसके पीछे ही ग्राम प्रधान जाने लगा। वो आवाज ठीक चंदर दादाजी के घर तक पहुंचकर गायब हो गई। सब कुछ गांव के मुखिया को अजीब लगा और वो वहां से चले गए। ये सब कुछ उन्हें बहुत विचित्र सा लगा। वहां से वो फिर चले गए। अगले दिन वो अपने पहचान की एक तांत्रिक के पास गया और उसने उसे सब कुछ बताया जो उसने उस रात देखा था। तांत्रिक, हमारे गांव में ऐसा अक्सर होता है। मेरे दादाजी भी कहते थे कि कभी कभी रात में कोई घुंघरू बांध कर आवाज करते हुए घूमता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई भूत है, कुछ कहते थे कि ये गांव का देवता है और कुछ कहते थे कि ये मृत्यु दुल्हन है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा और कल ही आपके गांव आऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक गांव के मुखिया के साथ चल पड़ा और कुम्मरपुर पहुंचा। तांत्रिक ने अगली रात घुंघरू की आवाज का इंतजार किया, लेकिन पूरी रात शांतिपूर्ण रही। हमेशा घुंघरू की आवाज सुनाई नहीं देती तांत्रिक, कभी कभार ही सुनाई देती है, लेकिन केवल आधी रात को ही घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, मैं मामला सुलझा कर ही यहाँ से जाऊंगा। ऐसा कहकर वो गांव के मुखिया के घर में रहने लगा। वहां चंदर दादाजी सोए हुए थे। उनके बगल में ही मौजूद कौवे से मालती की आत्मा उठी। चंदर दादाजी को बता रही थी, लेकिन दादाजी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सुनिए जी,
इस कौवे के रूप में मैं आपको आपकी नानी द्वारा कही गई बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर आपको समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे कब से छोटे छोटे अक्षर लिखना सिखा रहे हो, पर मैं कब सब कुछ सीखकर आपको समझ आने जैसा लिखकर बताऊंगी। अगर इस बीच आपकी मौत हो गई तो हमारे पोते को इतनी गरीबी में जीने की जरूरत नहीं। जब मैं मरकर आत्मा बन गई तो आपकी दादी से मिली। आपके पूर्वजों ने इसी घर के नीचे 2-2 घड़ों में गुप्त निधि छिपाई थी, ताकि भविष्य में उनके पर पोते सुख संतोष में जीवन बिताए। इसलिए छिपाकर उस निधि के लिए घुंघरू वाले भूत को बंधन में रूप में नियुक्त किया। ये घर, ये जगह जिसके नाम पर होगा, सिर्फ वे ही उस खजाने को पा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको ये कैसे बताऊं, इसलिए मैं कौवे के रूप धारण करके घूम रही हूँ। नाक से लिखकर दिखाने के लिए मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन आधी रात थी। घुंघरुओं की आवाज से गली गूंज उठी। ये सुनकर गांव का मुखिया और तांत्रिक दोनों उस दिशा में गए जहां से घुंघरू की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो चंदर दादाजी के घर पास पहुंची, आवाज बंद हो गई। तांत्रिक घर के आंगन से मिट्टी लेकर वापस आ गया। आग में मिट्टी के साथ चावल मिलाकर आग की लपटों में डालकर मंत्र पढ़ने लगा। जवरम मरण अदृश्य कीम करम काल क्रुट विश्ववचन आवाहन। एक भूत आग से धुएं के रूप में बाहर उभरा। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या उतर चाहते हो? इस मिट्टी में क्या रहस्य छिपा है? घुंघरू की आवाज क्यों नहीं रुक जाती? ये घुंघरू की आवाज किसकी है? कई साल पहले, यानी 4 पीढ़ियों पहले, उस घर के मालिक ने अपने वंशजों के लिए 2 सोने के घड़े छिपाए थे। उसने उन घड़ों की रखवाली के लिए घुंघरू भूत को रखा था। घर और जमीन जिसके नाम पर होगा, घुंघरू भूत केवल उन्हीं के अधीन होगा। यदि आप घुंघरू भूत के विरुद्ध उस खजाने को पाने की कोशिश करते हैं तो आप उसके हाथों मर जाएंगे। सावधान। ऐसा कहकर गायब हो गई। ये बात गांव के मुखिया को बताकर, खैर उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लो, तभी वह धन हमारा हो जाएगा। मेरी बात मान लो, उस खजाने पर कब्जा करने का यही एकमात्र तरीका है। उस भूत के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन गांव के मुखिया रत्न सेठ चंदर दादाजी के घर जाकर, देखो दादाजी, तुम्हारा घर गांव से बहुत दूर है। यहाँ आसपास में मेरे खेत हैं, इसलिए मैं यहाँ एक घर बनाकर अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तुम मुझे ये पुराना खेत और घर भी दे दो। बदले में मैं तुम्हें गांव में रहने के लिए घर और 1 एकड़ जमीन दूंगा। तुम क्या कहते हो? दादाजी, मुझे ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित समझौता पसंद है। तुम्हें भी सहमत होना चाहिए दादाजी। चाहो तो मैं आपको 4 मवेशी भी दे दूंगा। गांव प्रधान जी, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपनी नानी से जब वो जिंदा थी वादा किया था, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बाद आने वाली पीढ़ियों में से भी हम ये जमीन और घर नहीं बेचेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए कृपया आप अन्यथा ना सोचें। उन्होंने ये कहकर विदा कर दिया कि मैं घर नहीं बेचूंगा। पोता इस बात से बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन दादाजी को कोसा कि एक अच्छा मौका गंवा दिया। रत्न सेठ तांत्रिक से मिला। वो बूढ़ा आदमी जब तक जीवित रहेगा हमें जमीन नहीं देगा, तो उन्हें जमीन बेचने की जरूरत पैदा करेंगे। तांत्रिक ने एक योजना बनाई। एक नौकर को भेजकर चंदर दादाजी के घर के पिछवाड़े सुखाए हुए अमर बाबू की बेटी सुप्रिया के कपड़े लाने के लिए भेजा और उन्हें शुद्र पूजा में रखकर सुप्रिया पर शुद्र प्रयोग किया।
अगले दिन से ही सुप्रिया का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। काफी वैद्यों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उदास बैठा हुआ अमर बाबू के पास तांत्रिक वैद्य बनकर आया। मुझे पता चला है कि यहाँ सुप्रिया नाम की एक छोटी बच्ची की हालत गंभीर है। मैं एक सिद्ध वैद्य हूँ जिसने कई अबुझ समस्याओं का समाधान किया है। मेरा नाम दिनकर है। इस तरह मायावी बातों में फंसाकर अमर बाबू के घर जाकर सुप्रिया के एक वैद्य की तरह जांच करके, तुम्हारे घर में बहुत बुरी ऊर्जा है, इसलिए आपको इतनी परेशानियां हैं। जब तक आप इस घर में हो तब तक आपको परेशानियां रहेंगी। मैं सिर्फ एक वैद्य नहीं, एक सिद्ध भी हूँ। आप ये घर छोड़कर चले जाइए या फिर अंगुलिक नाम का भस्म लेकर आइए। उस समय इस बच्ची की बीमारी ठीक कर दूंगा। वो अंगुलिक भस्म कहाँ मिलेगी? इसकी कीमत कितनी है साहब? ये केवल हिमालय के निकट रहने वाले साधुओं के पास ही मिलेगी। इसकी शक्ति पूरा काम करे, इसके लिए इसे स्वर्ण भस्म मिलाकर पूरे शरीर पर लगाना चाहिए। अगर आप अंगुलिक भस्म ला दें तो भी 250 ग्राम सोना भी चाहिए। बाप रे, इतना सोना? हमारे पास तो 1 ग्राम भी सोना नहीं है। हम गरीब हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, अगर आप चाहो तो इस बच्ची को किसी बड़े वैद्य के पास ले जाइए। अगले 13 दिनों में यह बच्ची जरूर मर जाएगी। ऐसा कहकर वैद्य के रूप में आया तांत्रिक चला गया। कोई और रास्ता ना होने के कारण अमर बाबू अपने दादा के पास गया और बेटी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताकर घर और जमीन गांव के मुखिया को बेच देने की विनती की। ठीक है, प्राणों से अधिक मेरे लिए संपत्ति महत्व नहीं है। वैद्य ने कहा था ना कि हमारे पास 13 दिनों का समय है। मुझे ठीक 3 दिनों का समय दो। मैं इन 3 दिनों में कुछ न कुछ सोचकर तुम्हें बताऊंगा। चंदर दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और वो अकेले ही कौवे को लिए गांव में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कौवा दादाजी को पैर से खुजला रही थी, काव काव चिल्ला रही थी। वो अपनी चोट से जमीन पर कुछ लिखते हुए दादाजी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। गुस्से में दादाजी ने कौवे को डांट दिया। तुम रुको, मैं मुसीबत में हूँ और तुम काव काव करके मेरा दिमाग मत खाओ। बस थोड़ी देर चुप रहो। ऐसा कहकर वहां से चलकर गांव में आते समय ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कोई बाहर गांव वाला ढिंढोरा पीट रहा था। सुनो सुनो, जो भी जमींदार की बेटी की समस्या का समाधान करेंगे उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। यदि इसे हल नहीं किया तो उन्हें 1 वर्ष के लिए कारावास या 10 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाएगा। देर करे अपनी बुद्धि का परीक्षण करे। इस तरह चिल्लाते हुए चला गया। अब बिना रुके चंदर दादाजी अपने कौवे को साथ लेकर जमींदार के किले की ओर निकल गया। पहरेदार बाहर बातें कर रहे थे। जमींदार रघुनाथ जी की बेटी को 8 साल से एक भूत ने आवाहन किया हुआ है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भूत उसे नहीं छोड़ रही। केवल कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन उसका जन्मदिन है, लड़की को होश आता है। वो एक पहेली पूछती है, इसका सही उत्तर देना होता है। केवल 3 लोगों को ही मौका दिया जाता है। अगर सही उत्तर नहीं दिया जाता तो लड़की वापस नींद में चली जाती है। फिर 1 साल तक हिलती डुलती नहीं। फिर अगले साल और एक पहेली के साथ बोलती है। तो कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि उस लड़की के अंदर का भूत क्या पहेली पूछती है। हाँ दादाजी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? उस लड़की को भूत से मुक्त कराकर 100 सोने के सिक्के पक्के अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या तुम पागल हो दादा? कई चतुर लोग आए हैं, हारे हैं और 10 सोने के सिक्के या 1 साल की जेल की सजा जुर्माना के तौर पर भुगत कर गए हैं। क्या तुम्हें इस उम्र में इसकी जरूरत है? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे अपनी मौजूदा स्थिति में इन पैसों की सचमुच बहुत जरूरत है। अगर मैं हार गया तो मैं 1 साल के लिए जेल जाने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर अंदर गया। अंदर छोटे छोटे दीपों की रोशनी में एक अजीब सा भयानक माहौल था। अंदर कुछ औरतें रो रही थी। पुजारी कुछ मंत्रोच्चार कर रहे थे।
बम बम बख्शिका, बम बम बख्शिका। जमींदार की बेटी अनगा को, जो एक भूत से ग्रस्त थी, उसे अभिमंत्रित रस्सियों से एक खंबे से बांध कर रखा गया था। 7 लोग, सिर्फ 7 लोग जमींदार की बेटी के अंदर समाये भूत को आजाद कराने आए थे। अगर गलती से भी कुछ गलत हुआ तो जुर्माना लगेगा। ये जानकर हर कोई अपनी किस्मत नहीं आजमाना चाहेगा, क्योंकि जुर्माना और जेल की सजा से डरकर कोई नहीं आया। ठीक आधी रात 12 बजते ही खंबे से बंधी अनगा ने अपनी आंखें खोली तो वह सफेद और डरावनी थी। उसके बाल हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी थी। बिना किसी आवाज के टूट जाती है, लेकिन एक जीवन को छिन्न भिन्न करने वाला कौन है? अनगा के अंदर मौजूद भूत को देखकर चंदर दादाजी के कंधे पर बैठा कौवा बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तुम में से जो सही जवाब जानते हैं सिर्फ वही आगे आए। मेरी बच्ची को बेवजह 1 साल और भूत की यातना मत दो। अगर तुम गलत कहोगे तो तुम्हें 1 साल की कैद या 10 सोने के सिक्कों का जुर्माना होगा। लेकिन जो जवाब जानते हैं वही आगे आए, ताकि मेरी बच्ची को 1 साल और भूत की यातना सहना ना पड़े। मुझे जवाब दो या 1 साल और इंतजार करो। मेरे अगले जन्मदिन भयानक। जो लोग आए थे उनमें से एक डर के मारे पीछे हट गया, हाथों में लालटेन लिए। कुछ लोग भयानक हंसी से डरकर लालटेन गिरा दिया। पिछले साल 3 व्यक्ति बुद्धिमान समझकर आए और गलत उत्तर दिए। हर गलत उत्तर पर मेरी बेटी को खून की उल्टी होती है। जब तीसरा गलत उत्तर दिया जाता है तो वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर अगले साल अपने जन्मदिन पर ही वो होश में आती है। एक और बात है जो हमने अभी तक बाहर वालों को नहीं बताई है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो हम जो जुर्माना लगाएंगे उसके अलावा मेरी बेटी के अंदर का भूत आपको श्राप भी देगी। हमें भी नहीं पता कि वो क्या होगा। कुछ लोग अपनी जबान खो देते हैं, कुछ लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं। यह सुनकर एक और व्यक्ति पीछे हट गया। चंदर दादाजी ये सब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। दादाजी क्या तुम पागल हो? गलत उत्तर दिया तो भूत के हाथों मर जाओगे या 1 साल के लिए जेल में डाल दिए जाओगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस चले जाओ। साहब, मेरी बेटी 8 साल से नरक में जी रही है। कृपया कोई उचित जवाब दीजिए और उसके अंदर के भूत को भगा दीजिए। चंदर दादाजी भूतग्रस्त अनगा को ध्यान से देख रहा था। वहां आए हुए 3 लोगों में से एक के पास जाकर आपके प्रश्न का उत्तर छाया है। ऐसा कहते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गई और पुतली फट गई और उसने अपनी दृष्टि खो दी। इससे जुर्माना ले लो और इसे इसके घर छोड़ दो। अनगा भयंकर रूप से हंसी। आपके प्रश्न का उत्तर अंधकार है। उसने खून की उल्टी की। वो व्यक्ति अपने मुंह से एक काला तरल पदार्थ उल्टी करके मौके पर ही मर गया। ये देखकर जवाब बताने आए अन्य लोग भाग गए। अब बस एक और मौका है। अगर कोई मेरी बेटी को बचा सकता है तो कृपया आगे आए। चंदर दादाजी सीधा बंधी हुई अनगा के पास जाकर अनगा एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उसके हाथ चंदर दादाजी की ओर अस्वाभाविक रूप से लंबे हो गए, लेकिन चंदर दादाजी ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वादा है। आपका कौवा कोई और नहीं, आपकी पत्नी है। आपके पूर्वजों ने जिस घर में आप रहते हैं उसके नीचे खजाना छिपा रखा है और उसे लेकर सुखी जीवन बिताने को आपकी नानी ने आपकी पत्नी को भेजा है। इतने समय से आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही थी। आपकी पत्नी ही मुझे ये बात आपको बताने के लिए कह रही है। ठीक है, लेकिन तुमने जमींदार की बेटी को क्यों आवाहन किया? जैसे ही दादाजी ने प्रश्न का उत्तर दिया, अनगा के अंदर का भूत उड़ गई। अनगा का शरीर हवा से नीचे उतरा, उसके पैर जमीन पर पड़े।
उसके मुंह से एक बहुत ही छोटा सा शब्द निकल रहा था। तुम मुझे भूल गए हो। तुमने मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया, इसलिए इतने सालों तक तकलीफ झेली। अब अलविदा। जमींदार ने उपहार स्वरूप धन खुशी खुशी चंदर दादाजी को दे दिया। इस सवाल का जवाब आपको कैसे पता चला? तुमने मुझसे किया वादा तोड़ दिया, इसलिए तुम्हें इतने साल तकलीफ झेलनी पड़ी, इसका मतलब क्या है? जब आप जवान थे, विवाह करने का वचन देकर तोड़ दिया होगा, इसलिए मरकर भूत बनकर आपसे बदला लेने के लिए आपकी बेटी को आवाहन कर लिया। मेरा कौआ हमेशा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसकी काँव काँव नहीं समझ पाता, इसलिए मैं उसे रोज छोटे छोटे अक्षर लिखना सिखा रहा हूँ। उसने अपनी चोट से जमीन पर मुझे अनगा के प्रश्न का उत्तर लिख कर दिया। उसके अंदर की आत्मा को मेरे कौए ने भांप लिया। कौए के अंदर मौजूद मेरी पत्नी की अनगा में मौजूद आत्मा से बात किया। आपके पास आकर मुझे दो तरह से लाभ हुआ है जमींदार जी। एक, मुझे अपनी पूर्वजों द्वारा छिपाए गए धन के बारे में पता चल गया। दूसरा, मैं एक जीवन को बचा सका हूँ। तीसरा, आपने मुझे जो 100 सोने के सिक्के उपहार में दिए हैं, उन्हें मैं अपनी कमाई के रूप में अपने पोते को देने जा रहा हूँ। वहां से विदा लेकर वापस चल पड़ा। परंतु बीच रास्ते में ही तांत्रिक और ग्राम प्रधान रास्ता रोककर चंदर दादाजी को मार डाला। उनकी ओर उड़ते हुए हमला कर रहे कौवे को भी मारकर चंदर दादाजी के शव के साथ ही दफना दिया। दादाजी बिना बताए कहां चले गए, सोचते हुए अमर बाबू गांव-गांव उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी बीच अमर बाबू की बेटी की स्थिति चिंताजनक होने पर डरकर लाचार होकर चौथे दिन गांव के मुखिया को अपना घर बेचने के दस्तावेज लिख कर दे देता है। अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव के मुखिया द्वारा दिए गए नए घर में चला गया। सिद्ध वैद्यों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो आएगा और उसकी बेटी को सोने की राख से बचाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो वैद्य नहीं आया। एक दिन चार ग्रामीण जो आधी रात को गांव में आ रहे थे, उन्होंने किसी तांत्रिक को चंदर दादाजी के घर के पास शुद्र अनुष्ठान करते देखकर उन लोगों के पूछने पर तांत्रिक ने उन्हें उन अनुष्ठानों को करने के लिए चंदर दादाजी के पोते अमर बाबू ने कहा, जिसके वजह से गांव में घुंघरू की आवाज आ रही है। और तो और अमर बाबू के पूर्वजों से ही शुद्र अनुष्ठान करते आ रहे हैं, ऐसा झूठ बोल दिया। गांव के मुखिया रतन सेठ जो वहां आया था, जैसे ही वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी तांत्रिक की हाँ में हाँ मिलाने लगा। गांव वाले अमर बाबू का परिवार शुद्र अनुष्ठान करने वाला परिवार है, ऐसा मानकर पत्नी और बच्चे उनके साथ अमर बाबू के घर को बाहर से ताला लगाकर बंदी बनाकर सभी ग्रामीणों ने पत्थर फेंककर आग लगाकर सजीव दहन करके मार डाला। वे तीनों आत्माएं आग की लपटों से उड़कर जहां चंदर दादाजी को दफनाया, उस स्थान पर पहुंचे। उस समाधि को चीरता हुआ भयानक चंदर कौवे की भूत की तरह उठे दादाजी। कौवे के समान चेहरा भयंकर काले रूप के साथ जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों पर जिन्होंने उसे मार डाला था, उस गांव वालों पर जिसने उसके परिवार को मार डाला था, बदले की भावना से उस गांव में पहुंच गया। लेकिन भूत के रूप में सीमा पार करके अंदर कदम रखने में असमर्थ सही समय का इंतजार करता रहा। अगर कोई गांव वाला सुरक्षित सीमा से बाहर निकलता तो वो उन्हें बेरहमी से मार डालता था। अंधेरा होते ही उसका भयानक रूप जमीन चीर कर बाहर निकल आता और गांव की सीमा पर इमली के पेड़ पर बैठ जाता। अगर गांव वाले बाहर निकलते तो उसके हाथों मरना निश्चित था। उसे बांधने के लिए ग्राम प्रधान और तांत्रिक ने मिलकर लौह यंत्र बंधन तंत्र का प्रयोग किया,
लेकिन उसे खत्म करने वाले उन दोनों को सीमा पर ही अपनी चोट से चुभो कर मार डाला। उस गांव के लोग आज भी अनजाने में ही गलती के कारण चंदर कौवे से डरते हैं। अंधेरा होने पर सीमा पार कर गांव में आ जा नहीं सकने के कारण बंदी बनकर और इमली के पेड़ पर भूत के डर में ही जी रहे हैं। इसी तरह चंदर कौवा भूत में बदले दादाजी भी इमली के पेड़ पर अपने और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप रे, शीशे में छोटे कौवे की आत्मा जैसे दिखने वाले चंदर कौवे की आत्मा का अतीत इतना भयानक है। इस तरह छोटे कौवे की तरह शीशे में कैसे बंदी बन गई काकी? ये जानने के लिए सिर मुंडा बकरे की कहानी भी जाननी होगी। मैं वो बहुत जल्द बताऊंगी।